2 और 3 अक्टूबर पोंडा के छोटे से शहर में ये सिर्फ 2 तारीखें नहीं थीं, ये एक साधारण से दिखने वाले केबल ऑपरेटर विजय सालगांवकर के बुने हुए उस चक्रव्यूह की ईंटें थीं, जिसे भेदना भारत के सबसे तेज तर्रार पुलिस अफसरों के लिए भी नामुमकिन साबित हुआ। विजय जो चौथी फेल था, जिसे लोग सिर्फ उसकी केबल की दुकान और फिल्मों के प्रति उसके पागलपन के लिए जानते थे। आईजी मीरा देशमुख के बेटे सैम का कत्ल एक हादसा था, एक अनचाही भूल थी, लेकिन उस लाश को गायब करना विजय सालगांवकर की जिंदगी की सबसे खास थ्रिलर फिल्म का पहला और सबसे खतरनाक सीन था। गोवा पुलिस ने एरी चोटी का जोर लगा दिया। हफ्तों तक विजय और उसके परिवार को टॉर्चर रूम में डराया गया। नंदिनी की चीखें और अंजू की डरी हुई आंखें आज भी पोंडा पुलिस स्टेशन की दीवारों में गूंजती है। लेकिन विजय वो चट्टान की तरह डटा रहा। उसने अपनी आंखों के सामने अपनी बीवी और बच्चों को पिटते देखा, पर उसकी जुबान नहीं फिसली, क्योंकि उसे पता था कि जिस दिन वो टूटा उसका पूरा परिवार बिखर जाएगा। जब उस नए बने आईजी ऑफिस के नीचे खुदाई हुई और वहां इंसान के बजाय कुत्ते का कंकाल मिला, तो पूरे देश के सामने पुलिस की फजीहत हुई। मीरा देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा, उनका करियर राख हो गया और विजय सालगांवकर एक हीरो बनकर उभरा। लेकिन क्या सच में कहानी वहां खत्म हो गई थी? नहीं, दृश्यम का असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। विजय जानता था कि धूल के नीचे दबी आग कभी न कभी बाहर आएगी। आईजी थॉमस बस्तियन, जो मीरा देशमुख का करीबी था, वो पोंडा आया था सिर्फ एक मकसद के साथ, विजय सालगांवकर को सलाखों के पीछे नहीं बल्कि श्मशान पहुंचाने के लिए। थॉमस एक ऐसा शिकारी था जिसने कभी अपना शिकार नहीं छोड़ा था। उसने विजय के घर के चारों तरफ अदृश्य पहरा बिठा दिया। केबल ऑफिस के बाहर हर दूसरा आदमी पुलिस का जासूस था। हर फोन कॉल, हर हलचल, यहाँ तक कि विजय की सांसों की आवाज भी रिकॉर्ड की जा रही थी। नंदिनी और बेटियां खौफ के साये में जी रही थीं। उन्हें लगता था कि हर आहट के पीछे पुलिस की वर्दी है, लेकिन विजय सालगांवकर की आंखों में अब भी वही अजीब सा सुकून था जो शतरंज के उस खिलाड़ी के चेहरे पर होता है, जिसे पता हो कि उसका अगला प्यादा कहां गिरेगा और मात कब होगी। विजय ने अपनी वैन उठाई और उन पुराने खंडहरों की ओर निकल गया जहां बरसों से किसी इंसान के पैर नहीं गए थे। उसने अपनी पहचान मिटाने की तैयारी शुरू कर दी थी। विजय ने पोंडा की गलियों को छोड़कर पश्चिमी घाट के उन खतरनाक मोड़ों और घने जंगलों को अपना नया घर बनाना शुरू किया, जहां कुदरत का खौफनाक कानून चलता है, इंसानों का बनाया हुआ संविधान नहीं। थॉमस बस्तियन को लगा कि वो विजय को घेर रहा है, पर असल में विजय उसे अपनी चुनी हुई रणभूमि पर खींच रहा था। विजय ने अपनी केबल ऑपरेटर वाली स्किल्स का इस्तेमाल किया और पोंडा पुलिस स्टेशन के सर्वर रूम में एक घोस्ट वायरस इंजेक्ट कर दिया। अब पुलिस के पास जो भी जानकारी पहुंच रही थी वो विजय सालगांवकर खुद कंट्रोल कर रहा था। विजय ने साफ कर दिया था कि अब वो सिर्फ बचाव नहीं करेगा बल्कि पलटवार करेगा। जब मीरा देशमुख ने विजय के पुराने पुश्तैनी घर को जब्त कर उसे आग लगवाई, तो विजय के अंदर का वो आम आदमी जो कानून का सम्मान करता था मर गया। उस आग की लपटों में विजय ने अपनी मासूमियत को जलते देखा। उस रात बारिश और आग के बीच विजय सालगांवकर एक विद्रोही मास्टरमाइंड में बदल चुका था। उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और हाथ में वो पीला बैग लिया जिसमें कभी सिनेमा की सीडीज हुआ करती थीं, पर आज उसमें पुलिस की तबाही का ब्लूप्रिंट था। विजय ने पोंडा के जंगलों में एक गुप्त ठिकाना बनाया जिसे उसने दृश्यम कंट्रोल का नाम दिया। वहां लगे दर्जनों मॉनिटर्स पर गोवा के पुलिस अफसर की निजी जिंदगी और उनके भ्रष्टाचार के काले राज चल रहे थे। विजय अब अकेला नहीं था। उसने उन लोगों की एक सेना तैयार की थी जिन्हें सिस्टम ने कुचला था, जिनके बच्चों को पुलिस ने झूठे एनकाउंटर में मारा था। ये वो लोग थे जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था और विजय उनका सेनापति बन चुका था। गोवा के रास्तों पर रातों रात पोस्टर लग गए, विजय सालगांवकर आ रहा है। ये पुलिस के लिए एक खुली चुनौती थी। थॉमस बस्तियन ने कर्फ्यू लगा दिया, लेकिन विजय ने डिजिटल स्ट्राइक कर दी। शहर के हर सरकारी कंप्यूटर पर एक वीडियो चलने लगा जिसमें मीरा देशमुख और थॉमस की वो सीक्रेट मीटिंग्स थीं, जहां वो विजय के मर्डर का प्लान बना रहे थे। जनता भड़क उठी, कानून और व्यवस्था की धज्जियां उड़ गईं। विजय ने साबित कर दिया कि एक फिल्म देखने वाला दिमाग जब असलियत में स्क्रिप्ट लिखता है तो क्या होता है। विजय सालगांवकर अब वो डरपोक बाप नहीं था जो पुलिस की लाठियों से कांपता था। पश्चिमी घाट के उन घने और अनछुए जंगलों के बीच जहां सूरज की रोशनी भी जमीन छूने से डरती थी, विजय ने अपना अभेद्य किला बना लिया था। यह महारानी हिल्स की एक पुरानी त्यागी हुई माइंस थी जिसे विजय ने रातों रात एक हाईटेक वॉर रूम में बदल दिया था। दीवारों पर दर्जनों मॉनिटर्स लगे थे
जो पोंडा पुलिस स्टेशन के हर कोने की लाइव फीड दिखा रहे थे। विजय ने उन केबल तारों को बिछाया था जिन्होंने अब पूरे गोवा के पुलिस नेटवर्क को अपने वश में कर लिया था। आईजी थॉमस बस्तियन को लग रहा था कि वो विजय को ढूंढ रहा है, पर हकीकत ये थी कि विजय खुद थॉमस की हर सांस को गिन रहा था। थॉमस बस्तियन ने विजय की बेटी अंजू को फिर से इंटेरोगेशन के बहाने उठाने की कोशिश की, लेकिन इस बार विजय की स्क्रिप्ट अलग थी। जैसे ही पुलिस की वैन विजय के घर पहुंची, वहां कोई नहीं मिला। घर खाली था, पर मेज पर एक पुराना रेडियो बज रहा था। उस रेडियो से विजय की आवाज गूंजी, साहब, पिछली बार आपने मेरे परिवार को छुआ था, इस बार अगर आपने मेरे घर की दहलीज लांघी तो पोंडा पुलिस स्टेशन की छत आपके सिर पर होगी। थॉमस के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसे पता चला कि विजय ने स्टेशन के स्ट्रक्चर में RDX प्लांट करने की धमकी दी है। विजय सालगांवकर अब एक परछाई बन चुका था, जो हर जगह था पर कहीं नहीं। विजय ने पोंडा के उन लोगों की एक सेना तैयार की थी जिन्हें पुलिस ने सालों से दबाया था। टैक्सी ड्राइवर, ढाबे वाले और छोटे दुकानदार, ये सब विजय के कान और आंख बन चुके थे। जब मीरा देशमुख ने विजय को गिरफ्तार करने के लिए पूरे राज्य में नाकेबंदी की, तो विजय ने अपनी डिजिटल स्ट्राइक का सबसे अहम बटन दबा दिया। शहर के हर एक डिजिटल बोर्ड, रेलवे स्टेशन की स्क्रीन्स और यहाँ तक कि पुलिस के इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम पर एक वीडियो चलने लगा। ये वीडियो मीरा देशमुख और थॉमस बस्तियन की एक गुप्त मीटिंग का था, जहां वो विजय के परिवार को एनकाउंटर में मारने की साजिश रच रहे थे। जनता भड़क उठी, हजारों लोग रोड पर उतर आए और गोवा पुलिस के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। विजय ने साबित कर दिया कि अगर एक फिल्म देखने वाला दिमाग असलियत में स्क्रिप्ट लिखता है, क्या से क्या हो सकता है। विजय ने थॉमस को एक गुमनाम मैसेज भेजा, पुराने सिनेमा हॉल में आओ। थॉमस अपनी पूरी फोर्स के साथ वहां पहुंचा, पर वहां कोई नहीं था। थिएटर की स्क्रीन अचानक जल उठी। उस पर विजय सालगांवकर का चेहरा था, शांत और डरावना। विजय ने कहा, थॉमस साहब, आपने कानून की वर्दी पहनकर गुंडागर्दी की है, मैंने तो सिर्फ अपनी बेटियों की इज्जत बचाई थी। अब ये खेल आपके हाथ से निकल चुका है। अचानक थिएटर के चारों तरफ से आग की लपटें निकलने लगी और दरवाजे लॉक हो गए। विजय ने पुलिस को उसी जाल में फंसा दिया था जिसमें वो सालों से बेगुनाहों को फंसाते आए थे। पोंडा पुलिस स्टेशन का सर्वर पूरी तरह से क्रैश हो गया और पूरे शहर की बिजली कट गई। अंधेरे में सिर्फ विजय की आवाज गूंज रही थी। दृश्य वही होता है जो मैं दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, विजय सालगांवकर का यह खौफनाक और विद्रोही रूप अब उस जगह पर है जहाँ से किसी की भी वापसी नामुमकिन है। क्या आपको लगता है कि एक बाप का अपनी बेटियों के लिए पूरे सिस्टम को आग लगा देना सही था? अगर आपको कहानी 7792 यह धमाकेदार थ्रिलर और विजय का यह रेबेल अवतार अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक दें और कमेंट्स में YJ द मास्टरमाइंड जरूर टाइप करें। आपकी एक राय इस कहानी का अंत बदल सकती है। विजय अब उन जंगलों के और गहरे हिस्सों में चला गया था जहां पुलिस के सिग्नल भी काम नहीं करते थे। उसने थॉमस बस्तियन की पत्नी और बच्चों को किडनैप नहीं किया, बल्कि उन्हें एक ऐसी सुरक्षित जगह पहुंचा दिया जहां से थॉमस कभी उन्हें ढूंढ नहीं सकता था। उसने थॉमस को कॉल किया और कहा, साहब, आपके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब मेरी है, क्योंकि मैं आपके जैसा दरिंदा नहीं हूं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो आपको फिर से मिले, तो आपको उस सच को दुनिया के सामने लाना होगा जो आपने और मीरा देशमुख ने सालों से दबा कर रखा है। विजय ने सिस्टम के उस अहंकार को खत्म कर दिया था जो वर्दी के पीछे छुपकर वार करता था। अब थॉमस के पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो वो विजय की लिखी स्क्रिप्ट पर चले या फिर हमेशा के लिए अपनी पहचान और परिवार खो दे। थॉमस बस्तियन की सांसें फूल रही थीं। पोंडा का वो पुराना सिनेमा हॉल अब एक जलता हुआ पिंजरा बन चुका था। स्क्रीन्स पर विजय सालगांवकर की परछाई यमराज की तरह दिख रही थी। विजय ने धीरे से कहा, साहब, पुलिस की वर्दी पहनकर आपने सोचा था कि आप खुदा बन गए हैं। आपने मेरी बेटियों के आंसू देखे थे, अब अपनी बर्बादी का मंजर देखिए। अचानक थिएटर के साउंड सिस्टम से एक रिकॉर्डिंग गूंजी। यह मीरा देशमुख और थॉमस की वो गुप्त बातचीत थी जिसमें उन्होंने सैम के कत्ल को मोहरा बनाकर विजय के पूरे खानदान को खत्म करने की सुपारी दी थी। यह रिकॉर्डिंग लाइव पूरे गोवा के न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पर स्ट्रीम हो रही थी। विजय ने सिस्टम के उस नकाब को नोच कर फेंक दिया था जिसे पहनकर ये कानून के रखवाले शिकार करते थे। थॉमस वहां पहुंचा, अकेला, टूटा हुआ और बिना अपनी वर्दी के घमंड के। विजय ने उसे एक फावड़ा थमाया और जमीन की एक खास जगह की ओर इशारा किया। थॉमस ने कांपते हाथों से खुदाई शुरू की। उसे लगा वहां सैम का कंकाल होगा, पर वहां से एक संदूक निकला। उस संदूक में थॉमस बस्तियन के उन भ्रष्टाचार के सबूतों की फाइलें थीं, जिनसे वो सालों से बचता आ रहा था। विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, मुर्दे गवाही नहीं देते साहब, जिंदा इंसान अपनी करतूतों से मरता है।
अंत का मंजर इतना भव्य था कि पोंडा के इतिहास में इसे सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। विजय सालगांवकर ने अपनी वैन को एक ढलान से नीचे गिराकर आग लगा दी। पुलिस को वहां एक जला हुआ शरीर मिला जिसके डीएनए सैंपल्स विजय से मैच कर रहे थे। पूरी दुनिया को लगा कि विजय सालगांवकर मर चुका है। मीरा देशमुख ने राहत की सांस ली, पर जैसे ही वो अपने केबिन में बैठी, उनके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। एक नई फिल्म का पोस्टर था जिसका नाम था दृश्यम, द एंडलेस वेट। पोस्टर के नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, मैं मरता नहीं, मैं बस अगली स्क्रिप्ट की तैयारी करता हूँ। विजय सालगांवकर अब एक इंसान नहीं, एक विचार बन चुका था। वो अब किसी दूसरे देश के समुद्र किनारे अपनी पत्नी नंदिनी और बेटियों के साथ बैठा ढलते सूरज को देख रहा था। उसका मिशन पूरा हो चुका था। उसने साबित कर दिया कि एक आम आदमी अगर ठान ले तो वो मौत को भी अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। दृश्यम का यह अध्याय खत्म हुआ, पर विजय सालगांवकर की परछाई आज भी सिस्टम का पीछा कर रही है। ऐसी ही और धांसू व्हाट इफ कहानियों के लिए कहानी 7792 को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।